तो लास्ट सेक्शन के अंदर हमने यहाँ तक बात की थी जहाँ पे हमने कहा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसका फॉर्मूला आया था डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर देखेंगे कि हाइट अगर एक्स नोट है तो ये प्रेशर डिफरेंस जो है वो रो जी एक्स नोट के बराबर होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स नोट की वैल्यू भी पूछी हुई है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 8 पे। देखिए क्या डेटा गिवन है हमें। लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल आर्म इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यू ट्यूब is 21 centimeter and ends of both vertical arm are open to surrounding of pressure दिया हुआ है 10,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिक्विड ऑफ डेंसिटी दी हुई है हमें यहाँ पे, ये हमारे पास प्रेशर डेंसिटी दी हुई है 10 पावर 3 kg मीटर क्यूब pour into tube such that liquid just fill the horizontal part of tube. Now one of open end, है ना, one of open end is sealed and the tube is then rotated about vertical axis passing through other vertical arm with angular velocity 10 radian per second. If length of each vertical arm is 6 centimeter, calculate the length of air column in sealed arm in centimeter. ओके, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पे हमें बोला हुआ है कि अगर ये सिस्टम है इसमें पहले ये ओपन था तो दोनों की कंडीशन पे यहाँ पर ये दोनों ओपन थे और इसको इतना लिक्विड इस लेवल तक फिल किया हुआ। अब हमने क्या किया, इस पोर्शन को सील किया है और यहाँ से इसको ओमेगा नोट 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करा रहे हैं ना। ये वाली जो लेंथ है वो 21 दिया हुआ है, ये हाइट है 6 सेंटीमीटर, डेंसिटी जो है वो हमें दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब और जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर वो हमें दिया हुआ है 1.05 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, तो अब जो रोटेशन होगा तो रोटेशन की वजह से होगा क्या, फ्लूइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड जो है वो ऊपर आएगा और यहाँ पर ये है गैस, यहाँ पर है हमारे पास गैस या एयर। अब यहाँ पे पहले जो वॉल्यूम है वो अब क्या होगा, थोड़ा कंप्रेस होगा और जो हाइट है वो यहाँ तक आ जाएगी होगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें बोला हुआ है। तो देखिए हमने क्या कहा यहाँ पे, जब ये रोटेशन होगा तो फ्लूइड जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने अज्यूम किया कि यहाँ से एक्स नॉट डिस्टेंस जो है वो फ्लूइड शिफ्ट हो गया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है तो जितना पोर्शन ये शिफ्ट हुआ है उतना ही पोर्शन ये यहाँ पर इतनी हाइट पर ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये वाली हाइट हो गई हमारे पास एक्स नॉट और ये वाली हाइट हमें बचेगी फिर 6 माइनस एक्स नॉट जहाँ पे हमारे पास एयर है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ एयर की वजह से प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर ये क्या है, ओपन नहीं है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्लोज है। तो यहाँ पर अब हमारे पास गैस की वजह से प्रेशर आएगा, यानी पहले जो प्रेशर था वो बाद में जो प्रेशर है वो अब चेंज हो गया। पहले जो प्रेशर था P1 है ना, गैस के प्रेशर के लिए बात कर रहा है अगर यहाँ पे, तो पहले जो P1 था वो था P0 और जो पहले गैस का वॉल्यूम था वो कितना था। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम A अज्यूम करते हैं तो वॉल्यूम होगा A इंटू जो हाइट होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। बट आफ्टर कंप्रेशन देखिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है ना, तो आफ्टर कंप्रेशन जो P2 है वो P गैस के बराबर हो जाएगा बाद का और जो V2 होगा वो हो जाएगा A इंटू 6 माइनस एक्स नॉट के बराबर, ठीक है। यहाँ पर जो कंप्रेशन ऑफ गैस है दैट इज आइसोथर्मल, यानी उस प्रोसेस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। तो यहाँ से हम जो प्रेशर है उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। वो हमारे पास आएगा P0 वॉल्यूम जो है वो पहले 6A, ठीक है, इजिकल टू बाद में जो प्रेशर है वो हमें निकालना है इनटू,
ठीक है। वॉल्यूम कितना, A इंटू 6 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आया 6 P नॉट इज इक्वल टू P ऑफ गैस। ठीक है, A तो हट गया, 6 माइनस एक्स नॉट। तो जो फाइनल कंडीशन के अंदर गैस की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है P गैस 6 P नॉट अपॉन 6 माइनस एक्स नॉट। अब देखिए तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा P इज इक्वल टू P ऑफ केस प्लस ये वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम जो होगी ये एक्स नॉट है ना, तो वो होगा रो जी एक्स नॉट, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये चीज़ है कि ये वाली जो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर को बैलेंस कौन कर रहा है, ये प्रेशर बैलेंस हो रहा है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एलिमेंट लेकर उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने रिलेशन जो है वो लास्ट एग्जाम्पल में देखा। तो रिलेशन जो हमारे पास आया था प्रेशर का, वो हमारे पास रिलेशन आया था प्रेशर का P इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड। ओके, अगर हमें ये रिलेशन याद नहीं है तो हमें फिर इंटीग्रेशन करके इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में देखा। तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू P ऑफ केस प्लस रो जी एक्स नॉट, है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू P ऑफ गैस जो है उसका रिलेशन हमें दिया हुआ है, हमने जो फाइंड किया है वो है 6P नॉट अपॉन 6 माइनस एक्स नॉट, है ना, ये वाला रिलेशन P गैस का हमने वहाँ रख दिया, प्लस रो जी एक्स नॉट। डेंसिटी हमें दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ओमेगा हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड। एल जो है वो हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और जी की वैल्यू जो है वो हम 10 ले सकते हैं। ठीक है, और पी नॉट जो है वो हमें रखना है यहाँ पे 1.05 इंटू 10 पावर 5, है ना। तो ये सारी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में रखते हैं और जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एक्स नॉट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो हमें पूछा हुआ है कि जो एयर है उसकी लेंथ कितनी है एयर कॉलम की, तो एयर कॉलम जो है वो 6 माइनस एक्स नॉट है। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, वो हमारे पास है 6 माइनस एक्स नॉट यानी 6 माइनस 1 यानी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो एयर कॉलम की जो हाइट होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो पोर्शन है वो सील किया हुआ है तो हमें यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस मान के उसमें प्रेशर का रिलेशन निकालना था, और ये जो प्रेशर होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रेशर डिफरेंस के बराबर होगा। ये रिलेशन हमने लास्ट सेक्शन से देखा था जैसे हमने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, ये भी रोटेशन से रिलेटेड ही है। देखिए यहाँ से हमें बोला हुआ है कि लिक्विड जो है ना, जिसकी डेंसिटी जो है वो यहाँ पे रो दी हुई है, इन अ बकेट दैट स्पिन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एस ऑन फिगर। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा गिवन है और इसकी डेंसिटी जो है वो रो माननी है हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रेशर का जो रेडियल वेरिएशन है वो हमें रेडियल डिस्टेंस पे जो प्रेशर है उसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि जब इस कंडीशन से फ्लूइड को हम जब रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर का वेरिएशन है ना, यहाँ पर जो प्रेशर का वेरिएशन वो क्या होगा, हम यहाँ पे मानते हैं 0, ये हमारे पास फिर x एक्सिस हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस के पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं वो है P नॉट। तो देखिए, तो हमने क्या एज्यूम किया कि इस वाले पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया।
ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। तो हम एक एलिमेंट ले रहे हैं पॉइंट P पे, ठीक है। ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x और y, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी x और ये हाइट हो जाएगी वो y, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमने एक एलिमेंट लिया जिसका मास है m। तो अब देखिए जब ये जब यहाँ से रोटेट होगा ओमेगा से, यहाँ से ये डिस्टेंस है वो है x, तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा, वो होगा m ओमेगा स्क्वायर x। अगर इस एलिमेंट का मास m है तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वजह से नीचे की तरफ लगेगा mg। ओके, तो ये हो गया हमारे पास mg। अब देखो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है, ये जो दो फोर्स हैं इनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो यहाँ आएगा ये एफ नेट, ठीक है, और ये एंगल आएगा थीटा। तब देखिए डायग्राम से अगर देखें कि ये एम ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है और ये एम जी है, तो टेन थीटा का रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा क्या होगा हमारे पास, हाँ डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो टेन थीटा हमारे पास आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एम जी, ठीक है। ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी, ये हमारे पास पैरेलल रिलेशन है। देखिए इस पॉइंट पे हमें जो वेरिएशन निकालना है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो टेन थीटा है वो इसके स्लोप के बराबर होगा। ये थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो टेन थीटा जो है उसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जा सकता है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो हमें रिलेशन मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी, ठीक है। यहाँ से हमें मिला डी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर हमें y का रिलेशन निकालना है, x के मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये मिला y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जी इंटीग्रेशन x डी एक्स, या हमें मिला ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जी। देखिए यहाँ से हमारे पास y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी जो फ्री सरफेस होगी वो अब एक पैराबोलिक फॉर्म में आएगी, है ना। y जो है हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो पैराबोलिक फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है। ओके, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, है ना, हम प्रेशर की कहाँ बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये है लेवल, तो यहाँ से इस पॉइंट पे ना बेस पे अगर यहाँ पे प्रेशर निकालना है तो वो कितना होगा, तो प्रेशर जो होगा वो रो जी एच के बराबर होगा, है ना। तो इस लेवल पे किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, है ना, ये वाली हाइट जो है ये वाई है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई, है ना। तो अब यहाँ पे y का रिलेशन रख देते हैं। तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो आएगा हमारे पास वो आएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी। ओके, y की वैल्यू जो आएगी वो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आई थी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जी, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये हमारे पास आया P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जी, सॉरी 2, ये रिलेशन आया हमारे पास प्रेशर का, ठीक है। अब अगर ये रेडियल डिस्टेंस जो है वो आर है ना, जैसा कि हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर रेडियल डिस्टेंस आर है तो इफ रेडियल डिस्टेंस इज आर, तो ये रिलेशन हम यहाँ पे देखेंगे P जो आएगा वो आ जाएगा पी नॉट प्लस ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2,
ओके, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 10। देखिए इलस्ट्रेशन 10 में हमें क्या डेटा गिवन है, अ सिलेंड्रिकल वेसल filled with water is released on inclined surface, angle theta is shown in figure. The friction coefficient of surface in vessel is mu और जिसकी वैल्यू जो है वो tan थीटा से कम है. Then constant angle made by surface of water with incline will be. तो हमें पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू क्या होगी. है ना, तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो ये वेसल है अगर इसको हम देखें तो ये नीचे की तरफ एक्सलेट होगा ना, तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो हम देखते हैं. देखिए अगर ये बात करें, ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो ये आएगा आपके पास एक एक्सलेशन जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ जो एक्सलेशन लगेगा वो लगेगा म्यू जी कॉस थीटा. बट ये वाले जो फोर्सेस है ना, ये जो एक्सलेशन है वो कंटेनर के, बट फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड पे जो फोर्स आएगा वो आएगा सूडो की वजह से. तो यहाँ पर अगर इस कंटेनर का जो फ्लूइड है उसका मास अगर m है ना, कंटेनर जो है उसका मास अगर m है, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे. देखिए एक तो पीछे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स, वो लगेगा एम जी साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इस फ्लूइड के लिए ओनली, है ना. एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पे सूडो फोर्स, वो लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, एक और फोर्स यहाँ पे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वो होगा आपके पास एम जी. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फ्लूइड हम बोल रहे हैं उस फ्लूइड का अगर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है उसके कंपोनेंट देखें, है ना. तो देखिए एक तो यहाँ पे लग रहा है पीछे की तरफ एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ म्यू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, कंपोनेंट एक यहाँ पे नीचे आएगा एम जी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ नीचे की तरफ आएगा एम जी साइन थीटा. देखिए एम जी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे जो नेट रिजल्टेंट दिखेगा वो एक दिखेगा यहाँ पर एम जी कॉस थीटा, और एक यहाँ पर दिखेगा नीचे की तरफ म्यू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आया. तो अब यहाँ पर जो फ्री सरफेस होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट एक्सलेशन, तो इनका जो रिजल्टेंट एक्सलेशन होगा वो यहाँ पर आएगा. ठीक है, और जहाँ पर अगर एंगल हम थीटा मानते हैं, ठीक है, तो थीटा का रिलेशन क्या होगा यहाँ से टेन थीटा. एक मिनट, थीटा जो है ये होगा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा थीटा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो होगा टेन थीटा वो होगा रिलेशन के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा. ये रिलेशन आएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, है ना. तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू. ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जो है वो ये आएगा हमारे पास. ठीक है, ऑप्शन ए. अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 11. YouTube of base length L filled with the same volume of two liquid of density rho and 2 rho is moving with the acceleration a on horizontal plane. If height difference between the two surfaces open to the atmosphere becomes 0, then height h given by. तो हमें h का रिलेशन निकालना है. अगर यहाँ पे दोनों जो कॉलम है उनकी हाइट बराबर है तो उस कंडीशन में रिलेशन निकालना है हमें. अच्छा, यहाँ पर ट्यूब जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब सेम दिया हुआ है, और जो हाइट है दोनों सेम दी हुई है.
तो यहाँ पर जो नीचे एल पोर्शन के अंदर है ना, यहाँ पर एल पोर्शन जो है वो दोनों जो है वो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। यहाँ पे आधा फ्लूइड जो होगा L/2 वो होगा पहले वाले फ्लूइड का, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो होगी 2 रो होगी और इसकी डेंसिटी जो होगी वो रो होगी, ठीक है। और ये होगा L/2 और दोनों की हाइट जो है वो h है, ठीक है। तो हमें पूछा हुआ है यहाँ पे कि जो h है वो कितना होगा ना, तो देखिए जब ये एक्सलेट करेगा तो अब बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट की। तो ये फ्लूइड जो है ये, और ये वाला फ्लूइड जो है रो, है ना। इस पॉइंट पे बात करते हैं, देखिए इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो दोनों डायरेक्शन से जो प्रेशर है वो बराबर होने चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक प्रेशर जो ये है इसको हमने कहा P1 और एक प्रेशर यहाँ पे P2। P1 जो लगेगा वो 2 रो जो फ्लूइड है उसकी वजह से लगेगा, और P2 जो है वो टोटल प्रेशर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रो, और ये वाला पोर्शन जो है वो 2 रो उसके कंप्लीट प्रेशर की वजह से लगेगा, क्योंकि एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, ठीक है। तो हमें P1 और P2 निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और P0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर P1 वो कितना होगा, तो प्रेशर होगा यहाँ पे P0 प्लस रो जी एच, सॉरी प्रेशर जो है वो 2 रो है, 2 रो जी एच, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। अच्छा अब P2 की बात करते हैं। P2 तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रेशर जो है वो P0, ठीक है। यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल हाइट है उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, वो होगा रो जी एच के, सॉरी रो जी एच के बराबर, डेंसिटी रो है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट के लिए यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है जिसकी लेंथ L है ना, तो अभी हमने कहा कि ये वाला जो होगा वो होगा L/2 और ये वाला पोर्शन होगा वो भी होगा L/2। तो इन दोनों की वजह से प्रेशर जो है वो एक्सलेशन की वजह से आएगा, ठीक है। तो प्लस इसको यहाँ लिख देते हैं, देखिए P0 प्लस रो जी एच प्लस, ठीक है। रो की वजह से जो है यहाँ पे लेंथ है L/2, तो वो प्रेशर आएगा रो L/2 इंटू एक्सलेशन A प्लस यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डबल है, यानी 2 रो L/2 इंटू एक्सलेशन आएगा A। तो इसमें हमारे पास रिलेशन आएगा P0 प्लस रो जी एच प्लस 3/2, है ना, 3/2 रो LA, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए P1 और P2 जो है वो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो P1 इज इक्वल टू P2 इक्वेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा P0 प्लस 2 रो जी एच इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच प्लस 3/2 रो LA, ठीक है। P0 रो P0 तो हट जाएंगे यहाँ से, ये हट गए, और रो जी यहाँ पे आएगा माइनस का, तो हमें बचेगा यहाँ पे रो जी एच इज इक्वल टू 3/2 रो LA, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से पहले तो रो हट जाएगा और ये बचेगा जी एच इज इक्वल टू 3/2 LA, यानी हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 3LA/2G, यानी ये जो हाइट का रिलेशन आएगा वो ये आएगा। तो ऑप्शन देख लें, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, देखिए यहाँ पे बोला हुआ नैरो ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड line on a series of cylinders shown figure. Assuming no sliding between the surface, the value of acceleration of cylinders for which liquid will not come out of tube from anywhere will be. Okay? तो फ्लूइड जो है वो इस ट्यूब से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस कंडीशन के लिए बोला हुआ है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो सिलेंडर है
उनका एक्सेलरेशन जो है वो ए है और वो प्योर रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो सिलेंडर है प्योर रोलिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर रोलिंग है तो उस कंडीशन पे प्योर रोलिंग के केस में अगर सेंटर का एक्सेलरेशन अगर ए है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 2a, ठीक है। अब अगर ये वाला पॉइंट जो है वो उस नैरो ट्यूब के साथ कनेक्टेड है तो ऊपर वाला जो ट्यूब है उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसके डबल यानी 2a होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2a, है ना। मतलब जो ट्यूब है उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2a हो जाएगा अगर सिलेंडर्स का एक्सेलरेशन a है तो, ठीक है। तो अब इनका रिलेशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तो अभी हमने देखा कि अगर इसका एक्सेलरेशन जो है वो a एज्यूम करते हैं तो जो ये ट्यूब है उसका एक्सेलरेशन 2a होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जो फ्लूइड है वो बैलेंस कंडीशन में रहे तो इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे जो प्रेशर इस फ्लूइड की वजह कॉलम की वजह से आएगा और एक्सेलरेशन की वजह से जो यहाँ पर प्रेशर आएगा वो दोनों बराबर होंगे तो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ओके। तो अगर मैं वर्टिकल हाइट की वजह से प्रेशर को P1 बोलता हूँ और हॉरिजॉन्टल की वजह से P2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 यहाँ है तो यहाँ पर भी P0 होगा। तो अब इसका रिलेशन हम निकाल सकते हैं। P1 अगर देखेंगे तो P1 कितना आएगा, P1 आएगा P0 प्लस रो जी कैपिटल H होगा। वैसे P2 निकालें तो P2 हमारे पास आएगा P0 प्लस डेंसिटी रो जी, नहीं सॉरी जी नहीं आएगा, यहाँ पर 2a, एक्सलेशन जो है वो 2a है ना, 2a और लेंथ आएगी l। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड P1 इज इक्वल टू P2, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो P0 प्लस रो जी H इज इक्वल टू P0 प्लस 2 रो ए एल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए रो तो हट जाएगा, ये बचेगा जी एच इज इक्वल टू 2al, यानी a इज इक्वल टू जी एच अपॉन 2l, ये रिलेशन आएगा जी एच अपॉन 2l, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, तो अब तक हमने बात की यहाँ पर प्रेशर के लिए और प्रेशर मेजरमेंट के लिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल की। देखिए पास्कल जो है वो इस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर एक फ्लूइड जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे इसके किसी एक पॉइंट पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। यानी अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर जो है वो हम देंगे, अगर ये फ्लूइड जो है वो इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर डायरेक्शन में जो प्रेशर का ट्रांसमिशन होगा वो बराबर होगा। यानी इस पॉइंट की वजह से जो प्रेशर यहाँ पर हर वॉल पे जो लगेगा, है ना, वो सेम होगा। तो ये पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर ट्रांसमिशन जो होगा वो हर पॉइंट पे सेम होता है, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन आता है वो हाइड्रोलिक्स के अंदर आता है कि हाइड्रोलिक्स में हम देखते हैं कि जो फोर्स हम लगाते हैं वो कम लगाते हैं, जो आउटपुट पे फोर्स लगता है हमें कम मिलता है। तो उसी किससे रिलेटेड इस चीज़ पे देखते हैं। अगर अज्यूम करते हैं कि इस पिस्टन का सिलेंडर जो है वो कैपिटल ए है और इसका स्मॉल ए है और हम फोर्स जो लगाते हैं वो F1 लगाते हैं, तो F2 का रिलेशन क्या होगा। तो जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे F1 तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा P1 वो आएगा F1 अपॉन ए, और यहाँ पर जब यहाँ पे हमने जो प्रेशर अप्लाई किया तो हमने कहा कि हर डायरेक्शन में प्रेशर का ट्रांसमिशन इक्वल होगा। यानी इस फेस पे जो प्रेशर लगेगा वो P1 के बराबर होगा। और यहाँ से अगर प्रेशर निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते P2, वो होने वाला है F2 अपॉन ए फ्रॉम पास्कल्स लॉ। P1 जो है वो P2 के बराबर होना चाहिए, यानी F1 अपॉन ए इज इक्वल टू F2 अपॉन कैपिटल ए, यानी F2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू
F1, यानी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो है वो A/2 के स्मॉल ए के मल्टीपल के अंदर चेंज होगा। अज्यूम करते हैं कि अगर हमने कैपिटल ए जो है वो हमने लिया 50A, ठीक है, तो उस कंडीशन पे अगर हम फोर्स जो है F1 10 न्यूटन लगाएंगे तो हमें F2 जो है वो 50 इंटू 10 यानी 500 न्यूटन आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन होती है। तो पास्कल लॉ की स्टेटमेंट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है वो और देख लेते हैं। हमें बोला हुआ है कि प्रेशर इन एयर कॉलम फाइंड करना है at which the piston remain equilibrium, assume piston to be massless and frictionless। तो पिस्टन जो है वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर जो गैस का जो प्रेशर है वो कितना होगा, है ना। गैस का प्रेशर जो जितना होगा यहाँ पे वो ट्रांसमिट होगा। यहाँ पर ये जो है वो वाटर है, वाटर कॉलम जो है वो 5 मीटर का दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 101 किलो पास्कल, ठीक है। तो हमें बोला हुआ है कि वहाँ पे प्रेशर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डेटम लेवल जो है वो ए और बी पे यहाँ पे माना हुआ है, ठीक है। यानी ए पर जो प्रेशर है पी ए वो इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है। और पी बी जो होगा वो यहाँ पे गैस प्रेशर और इस वर्टिकल हाइट के बराबर होगा जिस हाइट में केरोसिन जो है वो फिल है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं पी ए। तो पी ए जो होगा वो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर, ठीक है। तो पी नॉट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 101 किलो पास्कल प्लस रो जो है वो 1000, जी की वैल्यू 10 और एच हमें दिया हुआ है 5, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 50 किलो पास्कल यानी 151 किलो पास्कल, ठीक है। ये आ गया पी ए। पी बी की बात करते हैं। तो अब देखिए पी बी पे जो प्रेशर होगा, है ना, अगर ये वाली लेंथ जो है वो एल अज्यूम कर लेता हूँ और एंगल हमें दिया हुआ है वो 60 और डेंसिटी जो केरोसिन की हो जाएगी वो हो जाएगी 800 kg पर मीटर क्यूब, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 है। तो पी भी कितना होगा, वो होगा गैस प्रेशर के प्लस गैस प्रेशर की वजह से और दूसरा इस इंक्लाइन ट्यूब की वर्टिकल हाइट जिसके लिए हमने कहा था रो प्रेशर के लिए रो जी, है ना, रो डेस लिख लेते हैं, रो जी एच। एच यहाँ पे आएगा एल साइन थीटा के बराबर, है ना। तो पी बी यहाँ से कितना आ जाएगा, पी बी आएगा गैस प्रेशर जो है हमें निकालना है वो प्लस डेंसिटी 800, जी की वैल्यू 10, एल जो है वो 1.73 और साइन 60 √3/2, ठीक है। तो 1.73 जो है उसकी वैल्यू भी √3 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा, यानी पी गैस प्लस ये हो जाएगा 8000 इंटू 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पी गैस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 12 किलो पास्कल, है ना। 4 इंटू 3 12। तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 151 इज इक्वल टू पी गैस प्लस 12, यानी पी गैस हमें मिल जाएगा 139 किलो पास्कल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल या इसको अपसस भी बोलते हैं या इसको हम बॉयंसी फोर्स भी बोलते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। अब वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स।
देखिए जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम देखेंगे कि जब हमने इसको फ्लूइड के अंदर डाला तो इसने फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस किया है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से फ्लूइड पे जो है वो हर डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है ना। तो अब यहाँ क्या देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो दोनों डायरेक्शन से बराबर लग रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है वो तो जीरो हो जाता है, बट नीचे से ऊपर की तरफ देखिए हमें पता है कि फ्लूइड के अंदर नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। तो इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये P1 बोला और ये P2 बोला, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो जो डेल्टा P होगा है ना, P1 माइनस P2 जो होगा उसकी वजह से फोर्स लगेगा, है ना। इसको इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपर डायरेक्शन में होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, और इसको एक और नाम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, और इसकी वैल्यू जो है ना, बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आती है। तो आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग क्या था, क्या बॉडी होली और पार्शियली सबमर्ज इन फ्लूइड इज बॉइंड बाय फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी वो ऑब्जेक्ट जितना फ्लूइड जो है डिस्प्लेस करता है उस पर बॉयंसी फोर्स जो है वो डिस्प्लेस फ्लूइड के वॉल्यूम के बराबर होता है। यानी अगर इस केस में अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड डिस्प्लेस करता है और वो डिस्प्लेस वॉल्यूम जो है वो Vd है, डिस्प्लेस वॉल्यूम जो है वो Vd है, तो इस कंडीशन पे जो बॉयंसी फोर्स होगा है ना वो उस वेट के बराबर होगा, है ना। वेट होगा mg और मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। ये फ्लूइड जो है उसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू जी, ये हमारे पास बॉयंसी फोर्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉयंसी फोर्स होता है इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, नॉट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेस वॉल्यूम है ना, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे नहीं, डिस्प्लेस वॉल्यूम पे, और जी ग्रेविटेशन एक्सलेशन पे। तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जिस केस में हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन चेंज करेंगे या डिस्प्लेस वॉल्यूम चेंज करेंगे तो बॉयंसी फोर्स चेंज होता है। हमने देखा है कि अगर किसी वुडन ब्लॉक जो है उसको वाटर सरफेस पे रखें तो वो फ्लोट करता है, बट अगर उससे प्रेशर लगाए हम, है ना, तो वो जितना नीचे जाता है उससे ज़्यादा उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स भी लगाना पड़ता है। तो वो डिस्प्लेस वॉल्यूम की वजह से होता है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और डेंसिटी, तो अगर आपके पास डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो बॉयंसी फोर्स भी वो ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। तो वो हमने फॉर्मूला देखा। अब बॉयंसी फोर्स से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं, जिसमें पहला इलस्ट्रेशन देखें, इलस्ट्रेशन 14। देखिए क्या डेटा गिवन है हमें, अ क्यूबिकल ब्लॉक जिसके लिए साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, उसमें बोला हुआ है कि व्हाट इज हाइट ऑफ ब्लॉक अबव मर्करी लेवल, ओके। और सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है वाटर इज पोर इन वेसल until just cover the iron block, what is weight of water column, ओके, जिसकी डेंसिटी जो है मरकरी की वो दी हुई 13.6 और आयरन के लिए डेंसिटी दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है कि इस कंडीशन पे जो मरकरी जो है ना, मरकरी फिल की हुई है, तो इतना पोर्शन जो है वो मरकरी के अंदर है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो ऊपर है। यानी अगर इसकी साइड जो है वो 5 है तो ये होगा 5 माइनस एच, 5 माइनस एच वाला जो पोर्शन है वो मरकरी के अंदर है। तो फिर क्वेश्चन है कि जो मरकरी है उसका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो उसका ये वाला पोर्शन जो है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमें डिस्प्लेस मिला है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें मिलेगी ये होगी 5 माइनस एच, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसकी वजह से जो बॉयंसी फोर्स लगेगा वो इसके जियोमेट्रिक सेंटर पे लगेगा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उस पर, और ये लगेगा ऊपर की तरफ, ये होगा बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स एक भी हमारे पास आएगा, वो आएगा रो, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड जो है वो मरकरी है ना, तो रो डिस्प्लेस वॉल्यूम जो है वो, अगर इसका बेस एरिया जो है मैं ए मान लेता हूँ
तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा A इंटू 5 माइनस H, ठीक है, इंटू G। ये हमारे पास आया FB का रिलेशन। अब ये चीज़ देखिए कि जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और वेट जो लग रहा है इस पे वो नीचे की तरफ लग रहा है। ये वेट है, ये बॉयंसी फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट और बॉयंसी फोर्स बराबर होनी चाहिए अगर ये ऑब्जेक्ट जो है या क्यूबिकल ब्लॉक जो है वो अगर फ्लोट हो रहा है, तो उसका वेट कितना होगा? वेट होगा mg, मास नहीं दिया हुआ है तो उसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे, बट यहाँ पे वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट आएगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आयरन दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी वॉल्यूम होगा उसका बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट, सॉरी हाइट यहाँ पे 5 दी हुई है ना, ग्रेविटेशन एक्सलेशन जी। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा रो आई इंटू ए इंटू 5 इंटू जी इज इक्वल टू रो एम ए 5 माइनस एच इंटू जी, है ना। जो पोर्शन कॉमन है उसे, जो कटता है उसे काट देते, देखिए जी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ए जो है वो यहाँ से हट जाएगा, तो हमें मिला रो आई इंटू 5 जी इज इक्वल टू रो, सॉरी जी हट गया, यानी रो आई इंटू 5 इजिकल टू रो एम इंटू 5 माइनस एच, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या होगा इसमें देखिए। तो हमारे पास है रो एम की वैल्यू कितनी है फ्लूइड मर्करी के लिए 13.6 इंटू 5 इजिकल टू 7.2, ठीक है। 7.2 डेंसिटी जो है वो सॉरी आयरन की है ना, तो इसे एक बार हटा देते हैं और देखिए दोबारा रो आई जो है ना 7.5 है, 7.2 है, सॉरी 7.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 5 माइनस एच, जिसको हम लिख सकते हैं 13.6 इंटू 5, ठीक है, माइनस 13.6 इंटू एच, ठीक है। तो हमें मिलेगा 13.6 इंटू एच इज इक्वल टू 13.6 इंटू 5 माइनस 7.2 इंटू 5, तो यहाँ हमारे पास 13.6 है ना इंटू एच, और यहाँ से हम निकालेंगे 13.6 माइनस 7.2 इंटू 5, और यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो जो एच की वैल्यू है वो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट की है, तो 13.6 माइनस 7.2 इंटू 5, ये हमें मिला 32 अपॉन 13.6, है ना। ये हमारे पास आया है वैल्यू 2.35 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारे पास ये जो हाइट आएगी, ये वाली जो एज की वैल्यू आएगी पहले वाले केस के लिए, है ना, वो हमारे पास आएगी 2.35 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है हमें, सेकेंड पार्ट के अंदर हम अब इनर्शियल कंडीशन से कुछ फ्लूइड जो है ना, कुछ फ्लूइड जो है वो इसके अंदर पोर कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, फ्लूइड जब इसके अंदर पोर करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें कंप्लीट जो है वो इसमें डिप करना है। तो अब हमें बोला हुआ है कि ये वाला जो हाइट है वो कितना होगा। तो अगर आपका आंसर 2.35 सेंटीमीटर है तो गलत है ना, क्योंकि अब ये वाली जो जब वाटर इसको फिल करेंगे तो जो पहले हाइट थी उस हाइट से थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी पे कि वो कितना ऊपर या नीचे जाएगा। और यहाँ पे होगा क्या, जब हम इसको वाटर को जब यहाँ पे फील करेंगे ना, तो इसमें होगा क्या कि जब वाटर को हम यहाँ फील करेंगे ना, तो पहले बॉयंसी फोर्स जो लग रहा था
वो सिर्फ नीचे वाले फ्लूइड की वजह से लग रहा था। जो पहले जो मरकरी वाला पोर्शन था ये बॉयंसी फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ, तो अस्यूम किया कि ये जो बॉयंसी फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ वो था हमारे पास F1, ठीक है। बट अब क्या है, जब हमने यहाँ पे वाटर फिल किया तो वाटर भी अपना बॉयंसी फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा ऊपर वाले पोर्शन के लिए, यानी इस पर भी बॉयंसी फोर्स लगेगा, वो लगेगा F2। और ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो तो सेम है, यानी अब सेकेंड पार्ट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वेट की, वो बनेगी वेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ओके, और यहाँ पे F1 और F2 जो है दैट इज बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड्स, एक तो मरकरी और दूसरा वाटर, तो दोनों के बॉयंसी फोर्स की वजह से आएगा। तो देखिए वेट तो वही है। अब यहाँ पे जब वाटर हमने पोर किया तो बॉयंसी फोर्स जो है अब जब बढ़ गया, तो बॉयंसी फोर्स इंक्रीमेंट की वजह से होगा क्या कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले की हाइट से थोड़ा और ऊपर जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा मरकरी से बाहर निकलेगा। ओके, तो जो अब जो हाइट आएगी ना, नई हाइट जो आएगी वाटर की, वो 2.35 सेंटीमीटर जो है वो उससे ज़्यादा आएगी, है ना। बॉयंसी फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, और ऑब्जेक्ट बाहर आएगा तो जो हाइट होगी, एज की वैल्यू होगी, वो अब इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो वाटर हाइट है, वाटर हाइट जो है वो यहाँ पर एच डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, वेट जो आएगा वो ऑब्जेक्ट के लिए है ना, तो वेट आपके पास आएगा रो, है ना, लिक्विड सॉरी आयरन, वॉल्यूम उसका कंप्लीट वॉल्यूम A इंटू 5G इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स F1, ठीक है। इसका बेस एरिया A, हाइट जो आएगी वो 5 माइनस H डैश, ठीक है, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू A इंटू, है ना, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा H डैश, ठीक है, यहाँ से जो इंटू G इंटू जी, ठीक है। तो दोनों पोर्शन से जो जी है वो कॉमन आके हट जाएगा, एरिया हट जाएगा, ये हमारे पास आएगा रो आई की वैल्यू 7.2 इंटू 5 इज इक्वल टू रो एम की वैल्यू 13.6 इंटू, ठीक है, ए जी तो कॉमन आके हट चुका है, 5 माइनस एच डैश प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं ना, 1 इंटू एच डैश, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 13.6 इंटू 5 माइनस 13.6 एच डैश प्लस एच डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा 12.6 एच डैश, ठीक है ना, ये हमारे पास 12.6 होगा ना, और ये आ जाएगा 13.6 इंटू 5 माइनस 7.2 इंटू 5, यानी ये हो गया हमारे पास जो ऊपर रिलेशन आ रहा था वही 32, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एच डैश आ जाएगा, वो आएगा 32 डिवाइडेड बाई 12.6, ठीक है। तो जो एच डैश है इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.56 सेंटीमीटर। देखिए जब ये एच डैश है वो एच से ज़्यादा है ना, तो एच डैश एच से जो है वो 0.2 सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, यानी इतना पोर्शन जो है वो ब्लॉक है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, और वो होगा बॉयंसी फोर्स की वजह से। तो अब देखते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 14, देखिए क्या डेटा गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m, है ना, तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसके जियोमेट्रिक सेंटर पे नहीं होगा। इसकी लेंथ l दी हुई है, रेडियस दी हुई है r, हैविंग सेंटर ऑफ मास ए डिस्टेंस l by 4 फ्रॉम सेंटर एंड lying on axis of cylinder. The cylinder is kept in liquid of uniform density rho. Moment of inertia of rod about center of mass is I.
द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए का जो एंगुलर एक्सलेशन है रिलेटेड टू पॉइंट बी जस्ट आफ्टर रोड इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन शोन इस फिगर इज। तो हमें पूछा हुआ है कि यहाँ पर इस केस के लिए जो अल्फा है वो कितना होगा। अब बोला हुआ है ए पॉइंट का बी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो हम एक काम करते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ना। तो इसको अगर हम देखें तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। तो ग्रेविटी फोर्स जो लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ये नीचे की तरफ mg। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। जब इसको हमने फ्लूइड के अंदर रखा है तो देखिए इसके वॉल्यूम की वजह से फ्लूइड जो है, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ उस पर बॉयंसी फोर्स लगेगा, और बॉयंसी फोर्स जो है इसके जियोमेट्रिक सेंटर पे लगेगा, कंप्लीट वॉल्यूम के सेंटर पे लगेगा ना। तो ये हमारे पास एफ बी जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ बी और एम जी नीचे लग रहा है, और दोनों की बीच डिस्टेंस है ये है L/4, ये डिस्टेंस है L/2, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, वो हमें दिया हुआ है I, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम टॉर्क निकालते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। इससे क्या होगा कि mg का जो टॉर्क है वो हमें कंसिडर नहीं करना होगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो टॉर्क है वो सिर्फ बॉयंसी फोर्स की वजह से आ रहा है, और वो होगा रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिलेंडर का वॉल्यूम जो आएगा वो πr²L, ठीक है, इंटू जी, रो वी जी। तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स जो लगेगा वो होगा एफ बी इंटू L/4, ठीक है। वो होगा रो πr²L इंटू जी इंटू L/4, ठीक है। और जो टॉर्क होगा वो आई अल्फा के बराबर भी होगा। तो यहाँ से हमने लिखा आई अल्फा इज इक्वल टू रो, ठीक है, πr²L²G/4, ठीक है। हमें अल्फा निकालना था, तो अल्फा यहाँ से आ गया, अल्फा इज इक्वल टू रो πr²L²G/4I, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो अल्फा आया वो ये आया। तो पॉइंट ए का पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में जो आएगा, अगर ऑब्जेक्ट रिजिड है तो उसका ए का बी के रेस्पेक्ट में जो अल्फा होगा वो भी यही होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, वो हमारे पास आ जाएगी बी, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 15। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, a cube of wood supporting 20 gram mass just float in water. When mass is removed, the cube rise by 2 centimeter. What is size of cube? तो क्यूब का साइज क्या होगा अगर वो 2 सेंटीमीटर राइज हो जाता है, अगर ऊपर वाला ब्लॉक हम हटा दे तो। ये दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। अज्यूम करते हैं इसका वेट W है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला है जो बॉयंसी फोर्स है ना, बॉयंसी फोर्स है दैट इज बैलेंसिंग W प्लस 200 इंटू जी, है ना, ये ग्राम 200 इंटू जी, ओके। ये तो पहली कंडीशन पे। जब हम इसे हटा देते हैं तो ये थोड़ा राइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन में ये h था, तो अब ये वाला पोर्शन जो होगा वो h-2 होगा। इस कंडीशन पे जो वेट होगा वो बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा, यानी एफ बी डैश, है ना, 2 कंडीशन होगा वो वेट के बराबर होगा। अब देखिए इसमें और इसमें हम देखें तो जो डिफरेंस आया है वो 2 सेंटीमीटर हाइट का है,
ठीक है, फ्लूइड की हाइट में जो चेंज आया है वो ये 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है ना, 2 सेंटीमीटर हाइट और इसका बेस एरिया ए, यानी इतने वॉल्यूम का चेंज आया है। और जो वेट का चेंज आया है वो 200 जी के बराबर का है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू 200 इंटू जी ग्रेविटेशन एक्सलेशन। तो वहाँ से हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं और दो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो जो नेट फोर्स में जो चेंज आएगा वो होगा रो डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम में जो चेंज आया वो कितना है, ए इंटू 2 है ना, सब सेंटीमीटर में चल रहा है, डेंसिटी एरिया हाइट, ओके, और ग्रेविटेशन एक्सलेशन जी इज इक्वल टू 200 इंटू जी, ठीक है। जी हट जाएगा है ना, डेंसिटी जो आएगी वाटर के लिए वो आएगी 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा ए इंटू 2 इज इक्वल टू 200, यानी a इज इक्वल टू हमें मिला 100, साइड निकालना है तो साइड अगर l है तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी l हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि एफ बी वन निकाला है, एफ बी टू निकाला है, एफ बी टू की वैल्यू ला के वहाँ रखो, फिर सॉल्व करो तब भी हो जाएगा, ओके। तो अब एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 16। तो सबसे पहले देखते हैं क्या डेटा गिवन है हमें। तो इलस्ट्रेशन 16 के अंदर हमें बताया पीस ऑफ अलॉय of mass 96 gram is connected of composed of two metal whose specific gravity is 11.4 and 7.4. If weight of alloy is 86 gram in water, find mass of each metal in alloy. तो दोनों का जो मास है वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है ना। तो अगर टोटल मास जो है वो 96 ग्राम है और वो दो कंपोजिट्स का बना हुआ है, ठीक है। एक के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 11.6 और दूसरे के लिए 7.4। तो हमें पूछा हुआ है कि बताइए कि उनके इंडिविजुअल मास जो होंगे वो कितने होंगे। तो एक काम करते हैं, जो कंप्लीट कंपोजिट का बोला हुआ है, ठीक है, इसका जो टोटल मास m है, सॉरी इसका टोटल मास जो है वो 96 ग्राम है। एज्यूम करते हैं कि जो 11.6 वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो डेंसिटी है 11.6 का 11.4 है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसका मास हम करते हैं m। तो मास ऑफ मटेरियल विथ डेंसिटी 11.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज m, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला जिसके लिए डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है 7.4, तो मास ऑफ मटेरियल विथ डेंसिटी 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वो कितना होगा, वो होगा 96 माइनस m, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो कंप्लीट वॉल्यूम है अगर v है तो पहले वाले का ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है v1 और दूसरे वाले का v2, तो कंप्लीट वॉल्यूम हम लिखेंगे v1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो हम कंप्लीट वॉल्यूम को लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू m1 अपॉन रो1 प्लस m2 अपॉन रो2, यानी यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा वो आएगा m अपॉन रो1 कितना है 11.4 प्लस 96 माइनस m अपॉन 7.4,
ये हमारे पास एक रिलेशन आया, ठीक है, कंप्लीट वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो हम अब बॉयंसी फोर्स से निकाल सकते हैं। हमें बोला हुआ है कि जब वाटर के अंदर उसे रखा गया तो जो हमारे पास वेट आया है वो 86 ग्राम आया है। तो ये है हमारे पास अपेरेंट वेट। जब इसको वाटर में हमने रखा तो ऊपर की तरफ एफ बी, नीचे इसका वेट, और जो इसके अपेरेंट वेट आया है ना, वो होगा हमारे पास वेट माइनस एफ बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट माइनस अपेरेंट वेट। तो एफ बी को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। तो रो वी वॉल्यूम जो आएगा पूरा, ऑब्जेक्ट का आएगा ग्रेविटेशन एक्सलेशन जी, ठीक है। पहली कंडीशन में जो वेट है ना, वो कितना होगा 96 जी, और जो बाद में है वो 86 जी, है ना। देखिए पहले कंडीशन पे 96 और बाद में 86 ग्राम, तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन से मल्टीप्लाई करके हमने रखा, तो ये हमारे पास आएगा 10 जी के बराबर। देखिए यहाँ से जी जो है वो हट जाएगा, है ना, जी यहाँ से हट गया, तो हमारे पास रिलेशन आया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 10, यानी वॉल्यूम जो आया वो 10 अपॉन रो आया। अब देखिए यहाँ पर जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया वॉल्यूम के लिए, वो आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है हुआ। तो हमें रिलेशन जो है वो m1 m2 का रिलेशन हमें पता है ये, और वॉल्यूम का रिलेशन भी पता है, तो अब हमें बस वैल्यू रखनी है। तो वॉल्यूम हमारे पास आया है 10 इज इक्वल टू m1 m2 का जो रिलेशन था वो है हमारे पास m अपॉन 11.4 प्लस 96 माइनस m 7.4। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m हमारे पास आएगा वो आएगा 62.7 ग्राम। ओके, और जो हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट सेकेंड कंपोजिट है उसका मास निकालेंगे, वो हम लिखेंगे 96, है ना। ये हमारे पास आया m1, और m2 क्या होगा 96 माइनस m, 96 माइनस 62.7 ग्राम इक्वल टू हमारे पास आएगा ये 33.3 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई।